हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल कोचिंग एंड दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के बेसिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ मनी पर ध्यान देंगे। मनी का ओरिजिन वैसे तो बार्टर सिस्टम में हो चुका था, तो फर्स्ट स्टेज इसकी बार्टर सिस्टम ही आप मानिए। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज हमको डिस्कस करनी है। फर्स्ट स्टेज में जहां हमने देखा था कि मनी ओरिजिनेट हुआ था एज ए कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के टर्म्स में हमने मनी को लिया था। इसके दो प्रकार के पैरामीटर्स थे, एक था हंटिंग सोसाइटी का और एक था पैस्टोरल स्टेज। हंटिंग सोसाइटी में क्या किया जाता था, लोग हंट करते थे यानी शिकार करते थे और उससे जो चीज आती थी जैसे शेर की खाल, बकरी की या हिरण की खाल, वो सब बेची जाती थी। और हंटिंग वाले लोग थे इसलिए उनको तीर कमान खरीदना बेचना ये सब आदान प्रदान किया जाता था। इसके अलावा तीरों के सामने लगने वाले जो कोने थे ये भी अलग अलग तरीके से बेचे जाते थे। इनके बदले में फर मिलता था, फर के बदले में ये मिलता था। और दूसरा जो स्टेज आई इसके बाद वो आई पैस्टोरल, क्योंकि खेती बाड़ी सीख ली थी तो गाय, बैल, बकरी, भैंस, सुअर, इन सबको लेना देना यानी इनका एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। तो कमोडिटी मार्केट में एक तरीके से जो बार्टर सिस्टम था वो तो रहा, लेकिन उससे ऊपर उठ गए थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर हम जो वैल्यूएबल चीजें थी वो तीर कमान हो गए और भेड़ बकरियां हो गई जिनकी वैल्यू थी। सेकंड स्टेज जब हम आते हैं तो इसमें मेटल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। मतलब मनी को कमर्शियल कर दिया गया था, कमर्शियल यूज होने लगा था मनी का। जैसे इनको जो मेटल्स मिले थे, चांदी और सोना, इनका रॉ फॉर्म का इस्तेमाल होने लगा था और इसको लेना देना इसका शुरू हो गया था। थर्ड स्टेज में इसी मनी को इन्होंने कॉइन शेप दे दिया, यानी डिस्कवरी हो गई कॉइनेज सिस्टम की। यानी कि वो जो सोना और चांदी है उनके कॉइन्स बनने लगे, इन पर छपाई होने लगी, अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाने लगे। ये देख रहे हैं आप, अपने सिक्कों पर भी रहती है। तो इस तरीके से ये कॉइनेज सिस्टम आया। और जो फोर्थ स्टेज आई मनी की, इसमें पेपर मनी आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 10 रुपए का नोट सबसे पहले छापा था, ये उसका एक प्रारूप है। 1000 रुपए का नोट भी पहले चलता था, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे नोट, तो अब तो इसके आगे भी हम आ गए हैं, एडवांस्ड हो गया है, पेपर प्रिंट होने लगा है। लेकिन अगर हम मनी को डिफाइन करें तो बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है। मनी की डेफिनेशन पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स की अलग अलग विचारधारा है और सभी में कोई यूनिकनेस नहीं है। और इसका मेन कारण है कि मनी को डिफाइन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। हमारी जो सोसाइटी है ये बदलती रहती है, इनकी इच्छाएं, इनकी डिमांड, इनकी सप्लाई, हर चीज बदलती रहती है। इसलिए मनी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और प्रेजेंट डे में मनी जो है वो बहुत अलग है जो पहले 200 या 300 साल पहले हुआ करता था। एक समय होता था जब गोल्ड के या सिल्वर के कॉइन्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हुई, पेपर नोट्स ने उसकी जगह ले ली। लोग बैंकों में जमा करके रखने लगे पैसे, और चेक के द्वारा भी ट्रांसफर होने लगे आजकल तो। और अब तो क्रेडिट कार्ड वगैरह, पेटीएम आ गया है। तो मेन इश्यू जो कंट्रोवर्सी का था कि मनी को डिफाइन कैसे किया जाए। जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, जो चेक से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, टाइम डिपॉजिट यानी कुछ समय के लिए जो डिपॉजिट किए जाते हैं, और कुछ बैंक्स में जो डिपॉजिट होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो जमा होते हैं पैसे, इनको क्या मनी में इंक्लूड करें या नहीं करें, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन इन सब कॉम्प्लिकेशंस को मिटाकर दो भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग हो सकता है आपका फंक्शनल अप्रोच और दूसरा हो सकता है आपका इंपेरिकल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच एंड इंपेरिकल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच क्या होती है, जो भी असेट्स हैं उनको मनी के फॉर्म में लिया जाए, यानी कि जो लिक्विड कैश है उसके फॉर्म में अगर हम उस मनी को ले सकते हैं तो वो फंक्शनल अप्रोच कहलाएगी। इंपेरिकल अप्रोच, बहुत सारे जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनमें जो पॉलिसी बनाई जाती है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, जैसे मनी की डिमांड क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, डिग्री कैसी है उसकी सूटेबिलिटी की, उसको किससे कोरिलेट किया जा सकता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी में। वो सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो इंपेरिकल अप्रोच पर आते हैं। मगर फंक्शनल अप्रोच एक तरीके की ट्रेडिशनल अप्रोच है और इंपेरिकल अप्रोच एक तरीके की प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग पर डिपेंड करती है। तो फंक्शनल डेफिनेशन पे अगर हम आए
फंक्शनल डेफिनेशन एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं उसके फंक्शंस के टर्म्स पर, यानी उसका जो जो उपयोग होता है। क्या क्या उपयोग होता है? जैसे कि स्पेंडेबिलिटी और लिक्विडिटी, यानी पैसे को हम खर्च कर सकते हैं और वो उसको हम लिक्विड के फॉर्म में रख सकते हैं, यानी उसको हम कभी भी एनकैश कर सकते हैं, उससे कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन जॉर्ज रैनलेट ने दी है, मनी इज एनीथिंग दैट इज स्पेंडेबल एंड इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी कि इस डेफिनेशन में स्पेंडेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है, इस पर एम्फसाइज किया गया है। यानी मनी वो है जिसको हम स्पेंड कर सकें, खर्च कर सकें, ये एक तरीके का पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट हो, और इसको यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहा गया है। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा यूनिट जो एसेट है, जो लायबिलिटी है और जिसकी वैल्यू है, जिसको हम एक्सचेंज कर सकें एसेट के रूप में, लायबिलिटी के रूप में। जैसे कि इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपीस। आपने किसी को कुछ दिया 5 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में, तो हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपए। अमेरिकन का डॉलर है। इस तरीके से सबका अपना अपना यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। तो मनी में दो चीजें जरूरी हैं, स्पेंडेबिलिटी और यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद सोलोमन और शेफिरो, इन्होंने कहा मनी एज ए थिंग विच इज बोथ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होना ही चाहिए। यानी मनी को अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी फिक्स और ना बदलने वाली एक प्राइस हो, जिसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट के टर्म्स में भी ले सकें और जो सब लोग एक्सेप्ट भी कर लें कि हाँ, अगर रुपए यहां पर ऐसा चलता है तो केरला में भी वैसे ही चलेगा, तो चंडीगढ़ में भी वैसे ही चलेगा, हर जगह एक्सेप्टेबल हो एक सोसाइटी में, और उसी के हिसाब से लोग कुछ भी चीज खरीदें या बेचें। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया और यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो गया। और मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी जो जैसे मिल्टन फ्रीडमैन ने कही है, उन्होंने कहा है कि मनी एक तरीके का टेम्पररी अबोर्ड है परचेजिंग पावर का, यानी परचेजिंग पावर उसमें समाया हुआ है, परचेजिंग पावर का घर है मनी। यानी कि उन्होंने मनी को इंट्रोड्यूस किया टेम्परेरी, हम इसको इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं जो हमारी परचेजिंग पावर को रिफ्लेक्ट करें। अगर हम इसको एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं मनी का, तो जितने भी फॉर्म्स हैं वेल्थ के जो हम स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक्स ऑफ मनी, वो सब इसमें आ जाते हैं। लेकिन क्वांटिटी थ्योरी जो होती है, जिसमें मनी की डिमांड के बारे में चर्चा होती है, उसमें टाइम डिपॉजिट्स और जो पैसा स्पेंडेबल होता है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि टाइम डिपॉजिट जो है वो स्पेंडेबल नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद ही स्पेंड किया जा सकता है, उसको बीच में नहीं निकाला जा सकता। तो अगर हम इसको बहुत ब्रॉड टर्म्स में देखें कि अगर ये टेम्परेरी अबोर्ड है, टेम्परेरी घर है परचेजिंग पावर का, तो हम प्रिसाइजली ये नहीं कह सकते कि वो मनी सप्लाई भी हो सकता है उसी स्पीड से, क्योंकि अगर वो टाइम डिपॉजिट को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो जल्दी एनकैश नहीं होगा। इसी संदर्भ में प्रोफेसर जेम्स टॉबिन ने जो कहा, सच ओपन माइंडेड pragmatism in the concept and definition of money is an unconvincing prelude to policy conclusions which stress the overriding importance of providing money precisely in the right quantity. शॉर्ट में अगर हमको ये समझना हो तो टेम्परेरी अबोर्ड जो हम कह रहे हैं वैल्यू का, प्रॉपर्टी ऑफ मनी जो हम यूज कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं मनी को, वो यूजलेस हो जाती है पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग में बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर हम इसको एक तरीके का घर मान ले परचेजिंग पावर का। यानी कि मनी को अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें कॉइन्स आते हैं, पेपर करेंसी आती है, डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। इन ऑल फंक्शनल अप्रोच में हम इसको इस तरीके से ही देख सकते हैं। लेकिन जब इंपेरिकल अप्रोच पर हम आते हैं तो इसमें सारी पॉलिसी मेकिंग वगैरह सब आती है। जैसे हमारे इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंपेरिकल अप्रोच क्या अपनाता है? M1, M2, M3, M4, M0। M1 में वो सारी करेंसीज लेता है जो पब्लिक के पास है, कॉइन्स के रूप में, नोट्स के रूप में, और जो उन्होंने पब्लिक बैंक में जमा करके रखी है, इसको नैरो मनी भी कहते हैं। उसके बाद M2 को वो कंसीडर करता है M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं उसको कंसीडर करता है। M3 में M2 आ जाता है, यानी M1 M2 दोनों आ गए। और टाइम डिपॉजिट्स जो लोग बैंक्स में या कहीं और भी आरबीआई में भी डिपॉजिट करके रखते हैं फॉर ए टाइम बीइंग, वो भी कंसीडर कर लेते हैं। इसको ब्रॉड मनी माना है किसने? इंपेरिकल अप्रोच ने ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M4 में M3 भी आ जाता है और सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस के, यानी सेविंग्स के अलावा और भी जो भी होते हैं रेकरिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर लो तो वो M4 बनाता है। और M0 का मतलब है जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है प्लस
बैंकर्स जो डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, बैंकर्स भी डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो आरबीआई पे एक डिपॉजिट करके रखते हैं, एक तरीके का रिजर्व बनाकर रखते हैं। और अलग प्रकार के और भी डिपॉजिट जो आरबीआई में किए जाते हैं, ये सारे डिपॉजिट रिजर्व मनी कहलाता है। तो आरबीआई कैलकुलेट करता है 3 प्रकार के मेजर्स को, M0 को, M1 को और M3 को। वो M4 से मतलब नहीं रखता, यानी खास तौर पर उसको सारे पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है केवल अपने M0 से, M1 से और M3 से। इसके थ्रू वो पॉलिसी बनाता है। जो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, आपको पता होगा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। वैसे यूट्यूब में अवेलेबल है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मनी के फंक्शंस पर ध्यान देंगे।